किडनी का स्ट्रक्चर के विषय में स्टडी बच्चे ने किया था। अब आइए हम लोग थोड़ा सा नेफ्रॉन के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जो किडनी का, आप जो किडनी बोले, इस किडनी का स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट को, फंक्शनल यहाँ पे पूरा पूरा लिखते हैं, अभी आपका फाउंडेशन बैच है इसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को आप लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? तो यानी आपको कोई पूछे कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन कहलाता है। क्लियर हो गया? और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा, यानी एक किडनी में आपका 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा इच किडनी, प्रत्येक किडनी में। और हम लोग के पास में जो होता है वो 2 किडनी होता है। तो इस किडनी में जो नेफ्रॉन का नंबर होगा वो 1 मिलियन होगा। और नेफ्रॉन जो होगा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी यूनिट वाला इकाई होगा। यानी हम एक नेफ्रॉन का यदि फंक्शन पता कर ले तो हमको पूरे किडनी का, होल किडनी का फंक्शन पता चल जाए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन है क्या, उसमें कौन कौन से पार्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन का बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे यदि हम लोग नेफ्रॉन का बात करें तो यहाँ पे नेफ्रॉन को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 2 पार्ट क्या हो सकता है नेफ्रॉन के लिए? 2 पार्ट क्या हो सकता है? तो एक पार्ट आप नेफ्रॉन में, यहाँ ध्यान से देखिए, हम धीरे धीरे कर रहे हैं आपके लिए, फाउंडेशन बैच है इसलिए करके। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होगा। एक पार्ट को आप ग्लोमेरुलस बोलिए। क्या बोलिएगा? ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्लोमेरुलस होगा ये कैपिलरी होगा। अभी हम आपको बताएंगे, ग्लोमेरुलस क्लियर करेंगे, ये कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी है। क्लियर हो गया? यानी ब्लड वेसल हो गया एक तरह से ये ग्लोमेरुलस। और दूसरा जो आपका होगा वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब। तो यानी आपको यदि कोई पूछे कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट होंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा ग्लोमेरुलर और दूसरा पार्ट हो जाएगा ट्यूबुलर। क्लियर? अब ट्यूबुलर में क्या क्या आएगा हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। पहले नाम लिख देते हैं, उसके देन आपका क्लियर करें। तो सबसे पहले बोला कि नेफ्रॉन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा। एनसीईआरटी का डाटा यहाँ पे हम क्लियर करें, 1 मिलियन नेफ्रॉन आपका प्रेजेंट होगा एक किडनी में। क्लियर हो गया? बोल भी रहा हूं और थोड़ा लिख भी दे रहा हूं। क्लियर? अब मैं बोला कि यदि नेफ्रॉन को तोड़ा जाए तो 2 पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट कहलाएगा ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट कहलाएगा ट्यूबुलर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आएगा बॉमेंस कैप्सूल। मैं अभी आपको पूरा क्लियर करूंगा, अभी केवल टर्म बता रहे हैं कि टर्म क्या है। तो इसमें आएगा बॉमेंस कैप्सूल। क्लियर हो गया? बॉमेंस कैप्सूल। दूसरा स्ट्रक्चर बॉमेंस कैप्सूल के बाद जो आएगा वो आएगा पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म यदि आप बोलोगे तो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल। और इसी को मैं अब जब भी लिखूंगा तो शॉर्ट में लिखूंगा पीसीटी। तो इसका मतलब हो गया कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पहला आ गया बॉमेंस कैप्सूल, दूसरा आ गया प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल यानी पीसीटी आ गया। यहां पे एक वर्ड आ रहा है कन्वुलेटेड। क्या हो गया? तो कन्वुलेटेड का मतलब होता है कि टेढ़ा, सीधा नहीं। कन्वुलेटेड का मतलब होता है टेढ़ा। यानी यदि ये ट्यूब है, यदि आप इस ट्यूब को यदि ऐसे बनाते हैं तो ये बोले कि ये सीधा ट्यूब है, इसको कभी आप कन्वुलेटेड बोल ही नहीं सकते। कन्वुलेटेड का मतलब होता है टेढ़ा घोचा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए। ट्यूब कभी भी सीधा नहीं होगा। तो यदि सीधा ट्यूब नहीं है तो उसके लिए वर्ड क्या लगाओगे? कन्वुलेटेड। और कभी भी यदि ट्यूब सीधा है तो उसके लिए वर्ड कभी भी कन्वुलेटेड नहीं। तो कन्वुलेटेड वर्ड कभी भी लगेगा तो टेढ़े ट्यूब के लिए है। क्लियर हो गया? यानी टेढ़ा स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए कन्वुलेटेड आता है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसीटी। आइए नेक्स्ट में आपके यहाँ पे क्या है, तो अब प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद में, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ट्यूब्यूल के बाद में आता है लूप ऑफ हेनले। इसके जस्ट बाद आता है लूप ऑफ हेनले। मैं अभी फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, लूप ऑफ हेनले। और इसको शॉर्ट में बाद में हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे एलएच। क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होगा, तो इसमें 2 पार्ट होगा।
लूप ऑफ हेनले दो तरह के होंगे, क्या होंगे? तो एक में क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन होगा वो नीचे के तरफ जाएगा। लूप ऑफ हेनले में एक में फिल्ट्रेशन नीचे के तरफ जाएगा और एक में फिल्ट्रेशन ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिसमें नीचे की तरफ फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ जाएगा उसको असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे या डिसेंडिंग बोलेंगे? नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग हो जाएगा। असेंड मतलब क्या होता है? चढ़ना, तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। तो नीचे की तरफ जिसमें लूप ऑफ हेनले जो होगा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। मैं बाद में अभी सब आपको क्लियर करूंगा। तो लूप ऑफ हेनले में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें फिल्ट्रेशन ऐसे नीचे जा रहा है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और इसमें फिल्ट्रेशन कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले में कितने लिम्ब मतलब होता है भुजा। तो आपको यदि कोई पूछे कि लूप ऑफ हेनले में कितने लिम्ब मिलेंगे तो दो लिम्ब मिलेगा। एक मिलेगा डिसेंडिंग जिसमें फिल्ट्रेशन कहां जाएगा? नीचे जाएगा, और जिसमें ऊपर जाएगा उसको असेंडिंग लिम्ब। तो इसको आपने बोल दिया डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। और इसी के बाद जब इसमें फिल्ट्रेशन ऐसे आ जाएगा तो इस तरह से फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो उसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। सारा मैं अभी आपको क्लियर करूंगा एक डायग्राम बना के, असेंडिंग लिम्ब एकदम क्लियर करूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि यदि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बात बोला जाए तो बॉमेंस कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का पीसीटी, उसके हो जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब होंगे, एक लिम्ब होगा डिसेंडिंग लिम्ब, एक लिम्ब होगा असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेशन ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा ये आ जाएगा डीसीटी यानी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे डीसीटी। ठीक होगा? तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इतना ही पार्ट होता है। मतलब ट्यूबुलर यदि आपको बोले नेफ्रॉन में कितने पार्ट होंगे तो दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को आप बोलोगे ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरी है, दूसरा होगा ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आएगा? तो बॉमेंस कैप्सूल आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, लूप ऑफ हेनले आएगा। लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब होगा, एक लिम्ब होगा जिसमें कि फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ जाए तो डिसेंडिंग, और एक लिम्ब होगा जिसमें कि फिल्ट्रेशन ऊपर की तरफ जाए तो असेंडिंग लिम्ब। और तीसरा जो लास्ट होगा वो होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो फिल्ट्रेशन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें नहीं लिख सकते, लेकिन इसके बाद जो इससे जो फिल्ट्रेशन निकलेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये कलेक्टिंग डक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड से जो फिल्टर है ये फिल्टर चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, लेकिन ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां से फिल्ट्रेशन जब हुआ, फिल्टर जो बना, तो बॉमेंस कैप्सूल से आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आ गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में कहां पे? डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग से कहां? असेंडिंग में, असेंडिंग से फिर कहां आ गया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में, और डीसीटी में डिस्टल डी है तो डीसीटी में, और फिर इससे चला गया कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट कभी भी ट्यूबुलर पार्ट नहीं है किसका? नेफ्रॉन का। यानी आप कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन फिल्ट्रेशन वहां से फिर बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट मिलता है तो डक्ट ऑफ बेल्नी कहलाता है, तो डक्ट ऑफ बेल्नी में चला जाएगा इसका फिल्ट्रेशन। तो वो तो हम तो बाद में देखेंगे। तो ये अभी आपको केवल टर्म बताया, अभी पिक्चर बना करके इसको क्लियर करेंगे। यदि आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी किसको बोलते हैं तो नेफ्रॉन को बोलते हैं। फिर आपको बोलेगा कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होगा तो 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा। बोले नेफ्रॉन में कितने पार्ट होंगे तो दो पार्ट होंगे, एक ग्लोमेरुलर और दूसरा ट्यूबुलर। ग्लोमेरुलर क्या है? तो कैपिलरी है। और ट्यूबुलर में क्या आएगा? बॉमेंस कैप्सूल आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, फिर क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले आएगा, फिर क्या आएगा? डीसीटी आएगा। और कभी भी कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो फिल्ट्रेट मटेरियल होगा वो चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके चल जाएगा डक्ट ऑफ बेल्नी में। ये टर्म है, मैं इसको आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे आपको समझा देता हूँ। क्लियर हो गया? आइए एकदम क्लियर करिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं आप फंसिए नहीं कॉन्सेप्ट को। आइए हम इसको आपको क्लियर कर देते हैं। आइए, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको बनाना है बॉमेंस कैप्सूल। ट्यूबुलर पार्ट बनाते हैं, ट्यूबुलर पार्ट के बाद तब ग्लोमेरुलस उसमें पुट करेंगे। तो ट्यूबुलर पार्ट में सबसे पहला मेरा है बॉमेंस कैप्सूल। ध्यान से देखिएगा, सारे बात को मैं यहीं पे बोलूंगा और धीरे धीरे कर करके क्लियर कर देता हूं। फाउंडेशन के बच्चे हैं आप, इसलिए करके
हमको बनाना है कौन सा कैप्सूल, तो बॉमेंस कैप्सूल। तो बॉमेंस कैप्सूल जो हम लोग बनाएंगे तो ये इस तरीके से एक कॉन्केव टाइप का आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओ। कॉन्केव मतलब ऐसे धंसा हुआ, क्लियर हो गया, कॉन्केव स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं ताकि और नीचे हमको जगह चाहिए और बड़ा क्लियर बनाएंगे। पिक्चर पे बहुत सारे चीज लिखे हुए होंगे लेकिन धीरे धीरे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉन्केव स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है, एक कॉन्केव स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो कॉन्केव स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरीके से धंसा हुआ स्ट्रक्चर और इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा बॉमेंस कैप्सूल। क्लियर हो गया। एक वर्ड और आपको बता देता हूं, फाउंडेशन के बच्चे या टारगेट के बच्चे को भी ये देखना जरूरी है। तो आपका क्या होगा, वर्ड एक आएगा कि विसरल वर्ड, और एक वर्ड आएगा पेराइटल। क्लियर हो गया। तो विसरल वर्ड का हमेशा मतलब होगा इनसाइड और पेराइटल का मतलब होगा आउटसाइड। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। जैसे कोई बोले विसरल ऑर्गन, तो आपका क्या होगा, ये जो कैविटी होगा बॉडी के अंदर, जो कैविटी होगा उस कैविटी में आपका ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और पेराइटल बोल देता तो कहां होता, बाहर होता। क्लियर हो गया। तो कभी भी आपको यदि कहीं लगे कि ये विसरल है तो ये इनसाइड का पार्ट होगा, और यदि कोई बोल दे कि पेराइटल है तो ये आउटसाइड का पार्ट होगा। जैसे आप बोलते हो पेरीफेरी, तो पेरीफेरी भी वर्ड लगता है तो क्या, चारों साइड, बाहर के साइड के लिए लगता है। तो विसरल मतलब होता है इनसाइड और पेराइटल मतलब होता है आउटसाइड। अब यहाँ पे मैं बनाया बॉमेंस कैप्सूल। ये बॉमेंस कैप्सूल एक कॉन्केव फेस है। कॉन्केव मतलब इधर से ऊपर से धंसा हुआ है। क्लियर हो गया। और इसमें तुम देखो तो दो लेयर आपका प्रेजेंट है, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया। ये लेयर इनर लेयर, कौन सा लेयर है, इनर। इनर इसलिए क्योंकि ग्लोमेरुलस के साथ ये लगा हुआ। तो ये यदि इनर लेयर है तो आप इसको विसरल लेयर बोलोगे या पेराइटल लेयर बोलोगे, तो विसरल लेयर बोलोगे। क्लियर हो गया। और ये जो है ये आउटर है, तो आउटर है तो कौन सा वर्ड लगाओगे, पेराइटल लेयर वर्ड लगाओगे। क्लियर हो गया। धीरे धीरे कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल का ही केवल बात कर रहा हूं। तो बॉमेंस कैप्सूल कितने लेयर का बना हुआ था, दो लेयर बना हुआ है। उस दो लेयर में एक इंटरनल लेयर है, एक एक्सटर्नल लेयर है। जो इंटरनल लेयर है तो इंटरनल के लिए वर्ड क्या लगेगा, विसरल लेयर, और बाहर के लिए क्या लगेगा, पेराइटल लेयर। तो इसको आप बोलते हो विसरल लेयर। ये आपका कहलाता है विसरल लेयर। ये हो गया विसरल लेयर। और आपका जो आउटर है, ये जो बाहर की तरफ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, पेराइटल। क्लियर हो गया। ये हो गया विसरल लेयर और ये हो जाएगा पेराइटल लेयर। ये हो गया आपका पेराइटल लेयर। और ये जो आप स्ट्रक्चर बनाए हो, इस स्ट्रक्चर का नाम, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बॉमेंस कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल नाम है, बॉमेंस कैप्सूल। तो बॉमेंस कैप्सूल में कितना लेयर हो गया, दो लेयर हो गया। तो यानी ये विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ये बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर का नाम है बॉमेंस कैप्सूल। और इस बॉमेंस कैप्सूल में कितने लेयर हैं, दो लेयर है, विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए बात करते हैं आगे। अब यहां से क्या होगा कि इससे जुड़ेगा अब कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सा ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो चूंकि ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का यहां से शुरू हो रहा है, बॉमेंस कैप्सूल से शुरू हो रहा है, तो इसी शुरुआत में ही ट्यूब आकर के जुड़ रहा है। और वो ट्यूब क्या है, तो टेढ़ा है। तो शुरू में ही आके जुड़ रहा है, तो शुरू में जुड़ रहा है तो वर्ड प्रो लगा दो, प्रो वर्ड लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इससे जो स्ट्रक्चर आप अटैच करोगे, तो एक तो स्ट्रेट ट्यूब अटैच नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टेढ़ा इस तरीके का ट्यूब अटैच होगा। अब ये जो ट्यूब अटैच होगा तो बॉमेंस कैप्सूल के शुरुआत से ही अटैच हो गया, तो शुरू में ही अटैच है। इस तरह करके इसको लगाओगे प्रो, प्रो मतलब पहले होता है, इसको कर दिया प्रॉक्सिमल। और ये स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है, इसलिए कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड। और ट्यूब है, एक ट्यूब है, इसमें बीच में एक गैप है, इसलिए ट्यूब, तो इसलिए ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वर्ड पूरा क्लियर कर दिया कि प्रो
वर्ड किस लिए लगा? प्रो इसलिए लगा क्योंकि ये शुरू का ट्यूब है, नेफ्रॉन में शुरू वाला ट्यूब है जो कि बॉमेंस कैप्सूल से डायरेक्ट अटैच है। तो शुरुआती ट्यूब है इसलिए इसको लग कर दिया प्रॉक्सिमल, और ये स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है इसलिए कन्वोल्यूटेड, और एक ट्यूब है इसलिए ट्यूब्यूल, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे पीसीटी। तो बॉमेंस कैप्सूल से डायरेक्ट कौन अटैच हो गया? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर हो गया? अब इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या होगा कि लूप ऑफ हेनले अटैच होगा। क्या अटैच होगा? तो लूप ऑफ हेनले, इस तरीके से ये लूप ऑफ हेनले यहां से क्या होगा कि अटैच होगा। क्लियर हो गया? ये एक लूप बन गया। ये देखिए लूप, यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो आप बोलते हो तो उसको लूप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लूप। तो ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले। और इसको बोला जाता है कि हेयर पिन, यानी जो आप हेयर में जो फीमेल से पिन लगाती है तो उस पिन को बोलते हैं हेयर पिन। तो उस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। किस टाइप कह सकते हैं? हेयर पिंस, यानी हेयर में लगाने वाला जो पिंस होता है उस पिंस का स्ट्रक्चर ये है, इसलिए करके इसको बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर कैसा? तो हेयर पिंस स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, इधर से यदि कोई मटेरियल आएगा तो बॉमेंस कैप्सूल में आएगा तो वो चला जाएगा पीसीटी। यदि कोई इधर से मटेरियल आया तो ये मटेरियल बॉमेंस कैप्सूल से चला जाएगा पीसीटी में, और पीसीटी से चला जाएगा कहां? तो लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में पहले इधर नीचे जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे क्या? डिसेंडिंग लिम, नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम। ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम। और फिर ये फिल्ट्रेट ऐसे करके ऐसे ऊपर जाएगा तो इसको फिर क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम। ये आपका कहलाएगा असेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम। अब ये जो डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम है, इसी दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? तो लूप ऑफ हेनले। क्लियर हो गया? नाम इसलिए पड़ा, सबको मैं तोड़ रहा हूं। यहाँ पे प्रॉक्सिमल वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि ये शुरुआती ट्यूब है, पहला ट्यूब है जो कि बॉमेंस कैप्सूल से डायरेक्ट अटैच है, इसलिए करके आपने प्रॉक्सिमल वर्ड लगा दिया। कन्वोल्यूटेड क्यों लगाया? स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है, इसलिए कन्वोल्यूटेड लगा दिया। और ट्यूब है तो ट्यूब्यूल लगा दिया। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो मटेरियल्स होगा, जो फिल्ट्रेट होगा, वो फिल्ट्रेट आपका लूप ऑफ हेनले में पहले नीचे जाएगा, इसलिए कि इस लिम का नाम हो गया डिसेंडिंग लिम। और फिर वो क्या होगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? असेंडिंग लिम। और दोनों लिम को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम होता है उससे आपका फिर एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ता है। तो अब क्या हो गया? बॉमेंस कैप्सूल से दूर वाला ट्यूब्यूल हो गया। तो दूर के लिए डिस्टल, डिस्टल मतलब डिस्टेंट हो गया, डिस्टेंट मतलब दूर होता है। तो इसका मतलब बॉमेंस कैप्सूल से अब ट्यूब की दूरी बढ़ गई, इसलिए करके इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में डीसीटी बोलेंगे। डिस्टल का मतलब होता है दूर। क्लियर हो गया? विसरल का मतलब होता है इनसाइड, पैरेटल का मतलब आउटसाइड, प्रो मतलब होता है पहले, और डिस्टल का मतलब होता है डिस्टेंट। डिस्टल का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बॉमेंस कैप्सूल से दूर होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बॉमेंस कैप्सूल के पास होगा, उसी से अटैच होगा। तो इसलिए करके इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं और इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। यही पार्ट आपका नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर, ग्लोमेरुलर नहीं, ट्यूबुलर। तो ट्यूबुलर में क्या क्या आ गया? बॉमेंस कैप्सूल आ गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में पीसीटी बोल देंगे, और ये डिस्टेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम को मिला के लूप ऑफ हेनले हो गया, और फिर आपका डीसीटी हो गया। क्लियर हो गया? तो इतना पार्ट जो आपका है ये नेफ्रॉन का पार्ट है। कौन सा पार्ट? तो ट्यूबुलर पार्ट। कौन सा पार्ट? तो ट्यूबुलर पार्ट। ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, इसको एकदम क्लियर करके रखिएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं तो इसमें जो फिल्ट्रेशन आया, इसमें जो फिल्ट्रेशन आया, ये फिल्ट्रेशन अब एक कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। अब ये चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो यहाँ से फिल्ट्रेशन है ये चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या किया
कि फिल्ट्रेशन को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करना मतलब जमा कर लेना, ये कलेक्ट कर लिया किससे, तो डीसीटी से, लेकिन ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। बार बार एक ही बात बोला हूं कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको फिल्ट्रेशन को भेजना है और फिर आउटसाइड बॉडी करना है, इसी के कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेशन को लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब यहां से क्या बात करेंगे, तो ये जो विसरल लेयर है और ये जो पैराइटल लेयर है, तो इसको भी मैं तोड़ा कि विसरल इसलिए बोलते हो क्योंकि ये इनसाइड का पार्ट है, पैराइटल इसलिए बोलते हो कि आउटसाइड का पार्ट है। ये हो गया, इधर जाएंगे तो इनसाइड हो जाएगा, इधर आएंगे तो आउटसाइड हो जाएगा। तो ये ट्यूबुलर पार्ट था। तो कोई भी आपको यदि बोले कि नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आएगा, तो बॉमेंस कैप्सूल आ जाएगा, एसीटी आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले आ जाएगा और डीसीटी आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट आएगा क्या, कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब ये ग्लोमेरुलस करते हैं, तो क्या होता है ना, ग्लोमेरुलस बनता कैसे, तो इधर से एक एफरेंट आर्टियोल आता है। कौन सा आर्टियोल आएगा, एफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट, इसको ऐसे तोड़िए, एफरेंट मतलब आओफरेंट, आओफरेंट का मतलब हो गया यदि फ्रेंड आएगा तो आपके पास आएगा या आपसे दूर चला जाएगा, आपके पास आएगा। एफरेंट आओफरेंट, एफरेंट आओफरेंट, ये हो गया। तो आओफरेंट का मतलब हो गया कि आपके पास आएगा, यानी एफरेंट आर्टियोल जो होगा वो ब्लड को आपके पास लेके आएगा, यानी बॉमेंस कैप्सूल के पास लेकर के आएगा। तो एफरेंट आर्टियोल हमेशा ब्लड को किडनी के पास लेकर के आएगा। क्लियर, क्योंकि नाम है आओफरेंट। तो जब आप बुला रहे हो आओफरेंट, तो इसका मतलब हो गया कि वो एफरेंट आर्टियोल जो होगा वो आपके ब्लड को किडनी के पास लेकर के आएगा। क्लियर हो गया। और मैं बताया था कि आर्टियोल जो होगा ब्रांचिंग करेगा तो कैपिलरी बनेगा, बड़ा क्लियर बता रखा हूं। तो यहां से क्या होगा कि एफरेंट आर्टियोल आएगा, तो एफरेंट आर्टियोल आया, दिख रहा होगा, एफरेंट आर्टियोल आ गया। ये जो एफरेंट आर्टियोल आया, तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग शुरू कर देगा, इसमें आके इस तरीके से ये ब्रांचिंग शुरू कर देगा। एफरेंट आर्टियोल इस तरीके से ब्रांचिंग शुरू कर देगा और फिर ये ब्रांचिंग करते करते क्या होगा कि ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा और ज्वाइन होकर के फिर ये एक आर्टियोल बनाएगा, फिर ये कैपिलरी ज्वाइन होकर के यहाँ पे आर्टियोल बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका ब्रांचिंग हो गया, ये जो ब्रांचिंग के कारण ये हो गया एफरेंट आर्टियोल। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, इसको क्लियर करिएगा। इसका नाम है एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। तो ये एफरेंट आर्टियोल क्या किया, तो ब्लड को लेकर के आ गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, यहाँ पे पहले आ गया कहां पे, तो हार्ट के पास में, फिर वहां से एफरेंट आर्टियोल के मदद से ब्लड आ गया किडनी के पास में। तो एफरेंट आर्टियोल के मदद से ब्लड जो होगा वो किडनी में आएगा। क्लियर हो गया, नेफ्रॉन में आएगा। तो ये जो आपका किडनी में आएगा एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर के, तो एफरेंट आर्टियोल जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी पहले ब्रांचिंग होगी। तो इस ब्रांचिंग को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। जब आर्टियोल ब्रांच करता है तो क्या बनाता है, कैपिलरी बनाता है, आपको पढ़ा रखे। तो ये हो जाएगा कैपिलरी, और इसी कैपिलरी का नाम किडनी में ग्लोमेरुलस कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ये आपका जो ये कैपिलरी नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, इस ब्रांचिंग को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। क्लियर है, ये आपका कहलाता है कैपिलरी। क्लियर, ये आपका कहलाता है कैपिलरी, ये आपका कहलाता है कैपिलरी। और इसी कैपिलरी को आप लोग क्या बोलते हो किसमें, तो किडनी के केस में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया, ये आपका कहलाता है ग्लोमेरुलस। क्लियर करिएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि एफरेंट आर्टियोल ब्लड को लेकर के आया, क्लियर, और एफरेंट आर्टियोल ब्रांचिंग कर दिया, तो कैपिलरी का फॉर्मेशन किया और उस कैपिलरी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया। अब ये कैपिलरी यहां से ज्वाइन होना शुरू हुआ, तो ये बना दिया इफरेंट आर्टियोल, ये अब बना दिया इफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। अभी आपको एक साथ दिखा रहे हैं, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके आपको दिखाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया कि किडनी के पास ब्लड को लेके आया कौन, एफरेंट आर्टियोल, और किडनी से दूर ब्लड को कौन ले गया, तो इफरेंट आर्टियोल। क्लियर हो गया। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता है, मेडिकल में भी पूछता है, और जहां पूछना होगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपको बोले कि किडनी के पास ब्लड ले करके कौन आएगा, एफरेंट आर्टियोल लेकर के आएगा, और उससे दूर कौन ले जाएगा,
तो इफरेंट आर्टियोल ब्लड को किडनी से दूर ले जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा सिस्टम को। एफरेंट आर्टियोल का जो आर्टियोल बनाए हैं इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर बड़ा है, इस ट्यूब का डायमीटर क्या है, बड़ा है, और इस ट्यूब का डायमीटर जो है ये डायमीटर छोटा है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इधर से जो ब्लड आएगा वो ज्यादा ब्लड आएगा और इधर से जो ब्लड निकलेगा तो कम ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे ब्लड जब एक्युमुलेट होने लगेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस जगह पे ब्लड में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा। इधर से कोई भी चीज ज्यादा आ रहा है और इधर से कोई भी चीज कम निकलेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे चीजें एक्युमुलेट होने लगेगी, क्योंकि आ रहा है ज्यादा, निकल रहा है कम। तो जब यहाँ जमा होने लगेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसी से यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट होने लगेगा चीज। यदि ये प्रेशर नहीं होता तो इधर से चीजें आती और इधर सीधा चला जाता, यानी इधर से कोई भी चीज बाहर निकल के बॉमेंस कैप्सूल में नहीं आता। बॉमेंस कैप्सूल में, और बॉमेंस कैप्सूल का ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं यूरिनरी स्पेस। कौन सा स्पेस बोलते हैं, यूरिनरी स्पेस। ये यूरिनरी स्पेस। तो यानी यहाँ पे ब्लड में जो मटेरियल था वो फिल्ट्रेट तब हो पाया जब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ, जब यहाँ पे प्रेशर लगा। और वो प्रेशर तब लगा जब एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा हो गया और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर छोटा हो गया। तो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर यदि ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा और कम ब्लड यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। सब चाहेगा कि हम इधर जाए, यहाँ पे चूंकि ज्यादा है तो जब ये इधर जाना चाहेगा और इधर का डायमीटर कम है तो प्रेशर इसमें एग्जर्ट होगा, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि इस कैपिलरी से मटेरियल ये आपका बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, यूरिनरी स्पेस में। तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन हो गया। क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन, तो आपको बोलेगा कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है तो इसका प्रेशर डेवलप कैसे हो रहा है, तो क्या बोलोगे कि एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेकर के आ रहा है किडनी के पास उसका डायमीटर क्या है, ज्यादा, और इफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेकर के दूर जा रहा है उसका डायमीटर क्या है, कम, जिसके कारण एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है और जिसके कारण प्रेशर डेवलप कर रहा है और उस प्रेशर के कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। कोई डाउट इसमें, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक आपका ओवरव्यू ऑफ आपका डायग्राम है। अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि जो एफरेंट आर्टियोल है, ये एफरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके आ रहा है कहाँ पे, तो ग्लोमेरुलस के पास। क्लियर हो गया। तो एफरेंट आर्टियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस के पास लेके आ रहा है। और नेफ्रॉन में आपको बताया था कि दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और एक पार्ट होता है ट्यूबुलर पार्ट। क्लियर हो गया। मैंने क्लियर शुरू में ही आपको पढ़ा रखा हूं कि नेफ्रॉन में, ये जो नेफ्रॉन होता है इस नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो होता है वो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर पार्ट होता है। और ट्यूबुलर पार्ट जो होता है उस ट्यूबुलर पार्ट में हो गया बॉमेंस कैप्सूल, उस ट्यूबुलर पार्ट में हो गया पीसीटी, उस ट्यूबुलर पार्ट में हो गया लूप ऑफ पेल्ले, उस ट्यूबुलर पार्ट में हो गया बीसीटी। ये नेफ्रॉन के लिए बोल रहा हूं, और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि नेफ्रॉन के पास ब्लड को लेकर के कौन आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल। क्लियर हो गया। और ये जो एफरेंट आर्टियोल बना होगा ये आर्टरी के ब्रांचिंग से बना होगा। तो यानी आर्टरी जो होगा, वो जो आर्टरी होगा वो आर्टरी ब्लड को लेकर के आ गया किडनी के पास। ये जो आर्टरी हो गया तो ये आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आ रहा है, तो इससे क्या वर्ड लग जाएगा, रीनल। तो इससे करके इस आर्टरी को हम लोग बोलेंगे रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी क्या हुआ कि किडनी के अंदर इंटर किया और इंटर करने के बाद वो एफरेंट आर्टियोल में ब्रांचिंग करेगा। और ये एफरेंट आर्टियोल क्या किया, अब ब्लड को लेकर के आ गया ग्लोमेरुलस के पास। और फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर जो निकलेगा वो किस आर्टियोल की मदद से निकलेगा, तो इफरेंट आर्टियोल की मदद से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यदि आपको ऐसा बोले कि किडनी के पास ब्लड कौन लेके आ रहा है, रीनल आर्टरी और एफरेंट आर्टियोल होगा, तो रीनल आर्टरी आंसर चला जाएगा। और यदि रीनल आर्टरी नहीं चॉइस में रहेगा तो एफरेंट आर्टियोल चला जाएगा। इसमें कभी आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। यदि आपका एफरेंट आर्टियोल है तो एफरेंट आर्टियोल चला जाएगा, लेकिन दोनों यदि आपके चॉइस में है तो रीनल आर्टरी जाएगा, क्योंकि रीनल आर्टरी ही किडनी के अंदर इंटर कर जाता है और फिर उसके अंदर ब्रांचिंग होता है तो वो बनाता है एफरेंट आर्टियोल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल जो होगा इसकी डायमीटर क्या होगी, ज्यादा होगी, और इफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर होगा
वो डायमीटर कम होगा। उसके कारण क्या होगा कि ब्लड ज्यादा से ज्यादा इधर आएगा और कम से कम इधर जाएगा, तो सारे ब्लड जो आए हैं वो इधर जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ का डायमीटर क्या है, कम। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर। उस प्रेशर के कारण क्या होगा कि ब्लड का जो मेटेरियल होगा वो फिल्ट्रेट आउट होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, यूरिनरी स्पेस में आ जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये अभी स्ट्रक्चर्स एक साथ का स्ट्रक्चर्स है। यदि आपको यहाँ पे अब अलग अलग करके हम आपको तोड़ेंगे, तो अब यहाँ पे यदि आपको बोलेगा कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो जाए, तो 2 पार्ट हो जाएगा, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर। ट्यूबुलर में जो भी पार्ट है, तो अब हम लोग इसको एक एक करके तोड़ेंगे। ये आपके पास में एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर्स है। अब सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक में कोई डाउट? अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं। एक जो कॉन्केव फेस वाला जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका नाम आपने बोला बाउमेंस कैप्सूल, तो यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल एक बनाते हैं। ये आपका बन गया बाउमेंस कैप्सूल। एकदम क्लियर करिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे हमसे। अब यहाँ पे बोला कि ये एक कॉन्केव फेस है, ये कॉन्केव फेस है और इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। इनसाइड के लिए वर्ड बोला था कि विसरल लगा दीजिएगा और आउटसाइड के लिए वर्ड लगा दीजिएगा पेराइटल। और बायोलॉजी में कहीं भी पेराइटल वर्ड आएगा इसका मतलब आउटसाइड होगा, और विसरल यदि आएगा तो वो इनसाइड होगा। यदि कोई ऑर्गन है और उस ऑर्गन में 2 लेयर है, यदि कोई ऑर्गन है उस ऑर्गन में 2 लेयर है, क्लियर हो गया? तो एक लेयर जो होगा वो डायरेक्ट ऑर्गन के नजदीक होगा, या आप बोल सकते हो कि ऑर्गन से चिपका हुआ होगा, और दूसरा लेयर उस ऑर्गन से दूर होगा। क्लियर हो गया? जैसे लंग्स का ही बात कर लीजिए, उसमें भी 2 लेयर होगा। लंग्स जो होगा वो 2 लेयर से कवर किया होगा। तो एक तो डायरेक्ट लंग्स के साथ में अटैच होगा और एक उसके बाद वाला होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें किसको आप, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, दिस वन इज द 1 और दिस वन इज द 2, तो किसको आप विसर बोलिएगा, 1 को या 2 को? 1 को। क्यों? ये इनसाइड का लेयर हो गया, डायरेक्ट ऑर्गन के साथ में चिपका हुआ है, इसलिए विसर लेयर इसको बोलोगे। और जो उससे दूर चला गया वो आउटसाइड का लेयर हो गया, उसको पेराइटल लेयर बोलोगे। तो दिक्कत इसमें नहीं है। तो बड़ा क्लियर करके बोलो। तो यहीं पे बाउमेंस कैप्सूल के केस में भी, बाउमेंस कैप्सूल के केस में भी जब आप बात कर रहे हो, तो वो बाउमेंस कैप्सूल में भी 2 लेयर है। एक लेयर जो है वो इनसाइड है और एक लेयर क्या है, आउटसाइड है। तो इनसाइड वाले को आप बोल दिए विसरल लेयर और आउटसाइड वाले को बोल दिया पेराइटल लेयर। मैं लिखूंगा बाद में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखे होइएगा कि एफरेंट आर्टियोल आया था। क्लियर हो गया? जो एफरेंट आर्टियोल ब्लड को ले करके आएगा, आओफरेंट। क्लियर हो गया? तो आओफरेंट क्या हो गया? तो मैं बोला कि यदि आर्टरी नहीं होगा तो आर्टियोल बोलिएगा। तो यदि आपको बोलेगा कि एफरेंट आर्टियोल क्या करता है, तो ब्लड को किडनी के पास लेकर के आता है। आप ऐसे बोलोगे, इसमें कहीं गड़बड़ी आपकी नहीं होगी। तो यानी एफरेंट आर्टियोल ब्लड को ले करके आता है किडनी के पास। यानी किडनी के पास का मतलब हो गया कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेफ्रॉन होता है। तो इसका मतलब हो गया यदि किडनी रिप्रेजेंट करना होगा तो नेफ्रॉन से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि एफरेंट आर्टियोल ब्लड को लेके आता है। तो एफरेंट का मतलब आओफ्रेंट, तो आओफ्रेंट का मतलब वो आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। ये हो गया एफरेंट आर्टियोल। और ये जो एफरेंट आर्टियोल है, इसी आर्टियोल की ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग आर्टियोल का जब भी कभी होता है तो उससे क्या बनता है, उससे कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है, उससे आपका बनेगा कैपिलरी। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि ये ब्रांचिंग हो रहा है, और ये ब्रांचिंग से क्या बना रहा है, तो कैपिलरी का फॉर्मेशन कर रहा है। और फिर ये कैपिलरी क्या हो रहा है कि ज्वाइन होना शुरू हो रहा है। अब ये कैपिलरी क्या हो रहा है, तो ज्वाइन होना शुरू हो रहा है, और ज्वाइन होकर के ब्लड को ऐसे दूर ले जाएगा, ब्लड को दूर ले जाएगा। तो ये जो ब्लड को यहां से दूर ले जाएगा, तो इस आर्टियोल का नाम हो जाएगा इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल। एकदम क्लियर करिएगा, एक एक करके हम आपको समझा दें। क्लियर हो गया? अब एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा है, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम है, इसलिए करके इधर से ज्यादा ब्लड आएगा, और इधर से जब कम ब्लड निकलने लगेगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा।
प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। और ये जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इधर से ब्लड से क्या होगा कि मटेरियल इधर पास होने लगेगा, और ये मटेरियल जो पास होगा ये आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के यूरिनरी स्पेस में, इसको बोलते हैं यूरिनरी स्पेस। अब यहाँ पे यूरिनरी स्पेस में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो यहां से ये जो आपका ब्लड का मटेरियल इधर आया यूरिनरी स्पेस में, उसके आने के पीछे कौन है? तो प्रेशर। और इस प्रेशर के पीछे कौन है? तो डायमीटर है। किसका डायमीटर? तो एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल का। क्योंकि यदि एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा नहीं होता और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम नहीं होता तो यहाँ पे प्रेशर एग्जैक्ट नहीं होता, और प्रेशर यदि नहीं यहाँ पे एग्जैक्ट होता तो ब्लड इधर से फिल्ट्रेट नहीं होता, ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं होता, यानी ब्लड का मटेरियल इधर नहीं आता। क्लियर हो गया? यूरिनरी स्पेस में नहीं आता, तो इसलिए कि ये प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ से फिल्ट्रेशन कराने के लिए। क्लियर हो गया? अब आइए बात करते हैं। तो ये जो एफरेंट आर्टियोल जो ब्रांचिंग किया, तो इस ब्रांचिंग से ये बना कैपिलरी। क्या बना? कैपिलरी। और ये जो आपका कैपिलरी बना, ये जो आपका कैपिलरी बना, यहाँ पे ये जो कैपिलरी बना, तो इस कैपिलरी का नाम, इस कैपिलरी का नाम क्या कहलाएगा? ये दिख रहा होगा एरो आपको, क्लियर? ये आपका कैपिलरी का नाम कहलाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? तो एफरेंट आर्टियोल ब्रांच किया तो ग्लोमेरुलस बना दिया। और ये जो आपका कॉन्केव फेस वाला जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स का नाम हो गया बोमेन्स कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला करके आप एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं मल्पिगियन ट्यूब्यूल। नहीं, मल्पिगियन ट्यूब्यूल है ना, मल्पिगियन बॉडी। मल्पिगियन ट्यूब्यूल पढ़ा रखा होगा आपको, तो ये कहलाएगा ट्यूब्यूल नहीं कहलाएगा, मल्पिगियन बॉडी कहलाएगा। और इसी को आप क्या बोलोगे? रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? तो मल्पिगियन ट्यूब्यूल नहीं बोलोगे, मल्पिगियन बॉडी बोलोगे। मल्पिगियन बॉडी। मल्पिगियन बॉडी। बॉडी। एंड आप इसको बोल सकते हो, और बोल सकते हो रीनल कॉर्पस्कल। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका रीनल कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कल। तो आपको यदि कोई पूछे कि मल्पिगियन बॉडी जो होगा या रीनल कॉर्पस्कल होगा, ये किसके किसके मिलने से बनेगा? तो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के मिलने से बनेगा। यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल यदि हम लोग कर दें, ये मल्पिगियन बॉडी होगा, मल्पिगियन ट्यूब्यूल नहीं होगा, और कहलाएगा रीनल कॉर्पस्कल। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर बात कीजिएगा। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें दो लेयर है। ये जो आपका इनसाइड वाला लेयर था, मैं पहले ही लिख रखा था इसको विसरल लेयर, ये आपका कहलाता था विसरल लेयर। और ये जो बाहर वाला था ये कहलाता है पेराइटल लेयर, ये कहलाएगा आपका पेराइटल लेयर। अब यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन हुआ है, ये जो फिल्ट्रेशन यहाँ से हुआ है इस हाई प्रेशर के कारण, तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है। कौन सा मेम्ब्रेन? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आपका पहले क्लियर कर रहा हूं कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होगा उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 लेयर क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो आपका कैपिलरी बना है, मैं यहाँ पे कैपिलरी का बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये जो आपका कैपिलरी बना, ये जो कैपिलरी बना, ये कैपिलरी आपका, ये जो कैपिलरी आपके पास में है, ये कैपिलरी सिंगल सेल का लाइनिंग होगा। सिंगल सेल का लाइनिंग होगा। तो ये जो कैपिलरी आपका बना, ये जो कैपिलरी बना, तो ये सिंगल सेल का लाइनिंग होगा। और ये जो सिंगल सेल होगा, ये जो सिंगल सेल का लाइनिंग होगा कैपिलरी में, ये सिंगल सेल का लाइनिंग होगी। और ये लाइनिंग अंदर के तरफ है। कहां है? अंदर के तरफ। ये अंदर है, वेसल के अंदर है, इसलिए करके इसको बोलते हैं इंडोथेलियल लाइनिंग। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे इंडोथेलियल लाइनिंग। तो ये लाइनिंग को आप बोलते हो इंडोथेलियल लाइनिंग। ये जो कैपिलरी में, ये जो आपका कैपिलरी बना, अब इसको यहां से हटा देते हैं, अब यहां पे लिखते हैं कि ये जो आपका ब्रांचिंग होकर के जो कैपिलरी बना था, तो ये हो गया था आपका कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरी आपका है, इस कैपिलरी में जो ये लाइनिंग है, थीन लाइनिंग,
ये अंदर की तरफ है, इसलिए करके इसको इंडोथेलियल बोलेंगे। कौन सा लाइनिंग बोलेंगे? इंडोथेलियल। तो ये हो गया आपका इंडोथेलियल। इंडो मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब अंदर, तो ये हो गया इंडोथेलियल लाइनिंग, इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, ऑफ ग्लोमेरुलस। दिख रहा होगा, क्लियर? मैं बोल भी रहा हूं, ग्लोमेरुलस एक बार लिख दिया, इससे कहीं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस। इंडो इसलिए बोले, ये जो आपने कैपिलरी ब्रांचिंग से बनाया था, इस कैपिलरी के अंदर ये लाइनिंग को हम लोग ले रहे हैं। क्लियर हो गया? इसलिए करके आपने इसको बोल दिया क्या? तो इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? अब आइए, एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, और वो जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होगा वो इस जगह पे ऐसे प्रेजेंट होगा, इसमें कोई सेल नहीं होगा, ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा। एक कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा। और इसको आप बोलते हो, ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा इसको आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको आप क्या बोलते हो? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होगा, और ये बना होगा प्रोटीन का। किसका बना होगा? तो प्रोटीन का बना हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, ये तो भीसल लेयर हमने आपको पहले भी बता रखा, तो इसको ऐसा हटाते हैं ताकि इधर का लाइन हम लोग का क्लियर, पैरेटल भी आपका क्लियर है। अब यहाँ पे बोला कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे, तो कैपिलरी का पहले इंडोथेलियल लाइनिंग ले लिए, इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस। फिर वो ग्लोमेरुलस जिस पे बैठा हुआ है, आप देखते हो कोई भी बिल्डिंग हो तो बोलते हैं नीचे वाले को बेसमेंट, वही यहाँ पे जिस पे वो बैठा हुआ है उस मेम्ब्रेन का नाम हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये कोई सेल का नहीं बना होगा, ये प्रोटीन का बना होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का बना होगा। तो दो लेयर आपका क्लियर हो गया, एक इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ किसका? ग्लोमेरुलस। कोई भी कैपिलरी, ग्लोमेरुलस इज द कैपिलरी, कोई भी कैपिलरी होगा उसका अंदर का लाइनिंग इंडोथेलियल लाइनिंग ही कहलाएगा। तो इधर से, चूंकि इधर से ब्लड को फिल्ट्रेट होकर इधर आना है, तो इधर से फिल्ट्रेट होकर इधर आना है, तो इस लाइनिंग से होकर के आना है, इसलिए कि ये लाइनिंग अंदर का लाइनिंग है, इसलिए इंडो बोल दिया। इंडो मतलब इनसाइड होता है। क्लियर हो गया? जिस पे बैठा हुआ उसको क्या बोल दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आइए, ये जो बॉमेंस कैप्सूल का जो इनर लेयर था, जिसको अभी अभी आपने बोला था विसरल लेयर, कौन सा लेयर? यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैं मिटा दिया अभी, विसरल लेयर। तो ये जो विसरल लेयर है, आप ध्यान से सुनिएगा, कैपिलरी में ब्लड अंदर में है और अंदर से इसको इधर निकलना है, तो अंदर वाला लाइनिंग को क्रॉस करना होगा, कोई डाउट नहीं है। और अब जब ये आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, तो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा, और फिर उससे आएगा कहां पे? तो बॉमेंस कैप्सूल। तो ये बॉमेंस कैप्सूल का जो है ये बाहर का लेयर हो गया, अंदर का लेयर तो इधर से होता। यदि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इधर वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो बाहर का हो गया, और इधर से यदि तुम देखोगे तो ये इनर हो जाएगा। तो ये बाहर का जो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर इधर से जब ब्लड इधर आएगा, फिल्टर इधर आएगा, तो जब छन करके आएगा तो इधर बाहर से आ रहा है, कहां से? बाहर से। तो बाहर के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? इपिथेलियल। इपी वाला क्या होता है? ऊपर। इपी वाला क्या हो गया? ऊपर। तो ये हो गया इपिथेलियल, इपिथेलियल, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। एकदम क्लियर करिएगा, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। तो इसका मतलब हो गया कि तीन लेयर आपने काम कर लिया, ये तीनों लेयर से होकर के ही ब्लड फिल्ट्रेट हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो पहला हो गया इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा वो जिस पे बैठा हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा जो कैप्सूल है उसका ऊपर वाला लेयर। तो ऊपर के लिए वर्ड क्या लगाएंगे? इपी, इसलिए क्या बोला? इपी। इपी वाला होता है ऊपर, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। और ये तीनों को यदि हम लोग मिला दे तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगा इसी के मदद से फिल्ट्रेट होगा, इसी के मदद से यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। यानी आपका, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तीनों लाइनिंग को मिला करके, ये तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इस तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन।
ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगा इसमें 3 लेयर आपके पास में है। एक लेयर कैपिलरी का होगा जिसको एंडोथेलियल लाइनिंग बोलेंगे, और जिसपे बैठा हुआ होगा, बैठा मतलब बेस यानी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और एक बॉमेंस कैप्सूल का होगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लेयर होगा, इसलिए करके इसको बोलेंगे इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरी बात हो गई कि आपको यदि कोई पूछे कि मल्टीगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल में क्या दो चीज आएगा, तो दो चीजें आएगी क्या, तो एक आएगा ग्लोमेरुलस और दूसरा आएगा आपका बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल जो होगा वो कॉन्केव टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और उसी कॉन्केव स्ट्रक्चर में कौन आकर के रहेगा, तो कैपिलरी आकर के रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहां हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बड़ा दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखने की ज्यादा जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सीधी बात हो गई कि यहाँ से कैपिलरी है, तो कैपिलरी का जो लाइन होगा वो कहीं भी कैपिलरी होगा उसका लाइनिंग एंडोथेलियल ही कहलाएगा। क्लियर हो गया। जिसपे बैठा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा। और ये जो बॉमेंस कैप्सूल है तो ये ऊपर वाला फेस हो गया और इधर नीचे वाला फेस हो गया। तो ऊपर के लिए वर्ड क्या लगता है, इपी, इसे क्या बोल दिया, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल को मिलाकर के हमने बोल दिया मल्टीगियन बॉडी। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉन का था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसमें आपका आ गया बॉमेंस कैप्सूल। और नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस था, तो ग्लोमेरुलस भी क्लियर हो गया, और आपका इधर बॉमेंस कैप्सूल भी क्लियर। कोई डाउट इसमें नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो है लेकिन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा खाली बोल देते हैं। आपका इफरेंट लिखा हुआ है, ये जो इफरेंट आर्टिक्यूल है ये आगे जाकर के ब्रांचिंग करेगा, और ये इफरेंट आर्टिक्यूल ब्रांचिंग करके बना देगा भाषा रेक्टा। इफरेंट आर्टिक्यूल तो यहाँ ब्रांचिंग किया तो क्या बन गया, ग्लोमेरुलस। तो ये तो अपना ब्रांचिंग किया तो ये ग्लोमेरुलस बन गया। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी है। ये इसी कैपिलरी का नाम क्या है, तो ग्लोमेरुलस। इसी को आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया। किडनी में जो कैपिलरी आपका कॉन्केव सरफेस पे है उस कैपिलरी का नाम है ग्लोमेरुलस, और यही ज्वाइन किया तो क्या बना दिया, इफरेंट आर्टिक्यूल। और इफरेंट आर्टिक्यूल है तो फिर ये ब्रांचिंग करेगा तो फिर बनाएगा वो कैपिलरी, और उस कैपिलरी का नाम होगा भाषा रेक्टा। यानी इफरेंट आर्टिक्यूल जो होगा वो भाषा रेक्टा का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। किसका किसका लेयर आता है, तो एक ग्लोमेरुलस का लेयर आता है जिसको आप बोलते हो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। तो इस तीनों लेयर में से कौन नॉन सेलुलर है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, तो प्रोटीन का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। आइए दूसरी जगह पे आप लोग चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स आपका क्लियर हो गया। इस स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग आते हैं पीसीटी पे बात करते हैं। सबको पहले क्लियर कर देने, उसके बाद एक साथ इसके सारे फंक्शंस को हम लोग लेकर के काम कर देंगे, तो आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आइए अभी पहले आपको स्ट्रक्चर्स के विषय में हम लोग बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। आइए यहाँ पे जो हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो पीसीटी बना रहे हैं। तो पीसीटी के विषय में आपने अभी अभी बोला था कि पीसीटी जो है उसका फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का मतलब हो गया कि प्रो का मतलब हो गया पहले, तो वो पहले वाला ट्यूब्यूल है। अब कन्वोलेटेड क्यों हो गया, तो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, इसलिए कि कन्वोलेटेड हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बाद जो दूसरा हेडिंग हो गया वो हो गया पीसीटी। पीसीटी को आपने फुल फॉर्म में बोल दिया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पहले है इसलिए कि प्रॉक्सिमल हो गया, सीधा नहीं है, टेढ़ा गोचा है इसलिए कन्वोलेटेड हो गया, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल हो गया। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हो, और ये किससे लगा हुआ होगा, बॉमेंस कैप्सूल। क्लियर हो गया। एक स्ट्रक्चर आपको बनाया था, शुरू का ही स्ट्रक्चर, आप उसको बार बार मैं बना के क्या करूंगा, तो क्योंकि फंक्शन मेरे को जानना है और इसके अभी स्ट्रक्चर्स को देखना, तो इसी से इस तरीके से अटैच था। क्या अटैच था, तो पीसीटी अटैच था, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसका लोकेशन कॉर्टेक्स में होगा। किडनी में कितने पार्ट पढ़ाया था, 2 पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो अभी आपको यदि बोला जाए कि किडनी में कितने पार्ट होंगे, तो किडनी में 2 पार्ट होंगे। क्लियर हो गया। जो आउटर पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स,
जो इनर पार्ट होगा उसको क्या बोलोगे, मेडुला। क्लियर हो गया, मेडुला कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स होगा, इस कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट मिलेगा, तो इस कॉर्टेक्स में आपका नेफ्रॉन का मिलेगा ग्लोमेरुलस, जीएम कर दिया ग्लोमेरुलस, और आपका मिलेगा बॉमेंस कैप्सूल, बीसी कर दिया। क्लियर हो गया। और अभी आपका मिल रहा है पीसीटी। तो आपको यदि कोई पूछे कि किडनी के कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट मिलेगा, तो मिलेगा ग्लोमेरुलस, मिलेगा बॉमेंस कैप्सूल, मिलेगा पीसीटी। पीसीटी क्या है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी मिलेगा। तो यदि आपको पीसीटी का लोकेशन कोई बोले तो कहां होगा, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होगा। बॉमेंस कैप्सूल का लोकेशन कहां होगा, तो कॉर्टेक्स रीजन में होगा। ग्लोमेरुलस का लोकेशन कहां होगा, तो कॉर्टेक्स रीजन में होगा। कोई डाउट इसमें नहीं है, इसमें आप संदेह नहीं रखिएगा। अब आइए, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग होगा वो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से होगा, यानी क्यूब के टाइप का सेल होगा। वो जो सेल इसमें जो लाइनिंग होगा वो क्यूब का सेल होगा। जैसे एक रूम जो होता है वो क्यूब होता है, तो क्यूबाइडल सेल्स होंगे। इसमें कौन से सेल्स होंगे, तो क्यूबाइडल सेल्स होंगे। 3D में नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे खाली आपको बोल दे रहा हूं कि ये क्यूबाइडल होगा। ये जो सेल्स होगा ये क्यूब के तरह का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो गया। तो क्यूब के तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग। अब एपिथेलियल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग हो गया। तो ये आपका क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये हो गया क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे इसको बोल दिया क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग। और दूसरी बात क्या होगा, ये क्यूब टाइप का जो सेल होगा इस पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को आप लोग बोलोगे माइक्रोविलाई। क्लियर हो गया। तो ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल हो गया, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल हो गया, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल में आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोविलाई। और जहां भी कहीं आपको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखे हैं, तो जहां भी आप देखते हो ये कि माइक्रोविलाई आएगा, वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। चीजें को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके अंदर रखने की कोशिश करे। तो यहाँ पे नेफ्रॉन में आपको इस माइक्रोविलाई को देख करके समझ जाना चाहिए कि ये किसी चीज का क्या करता होगा, एब्जॉर्प्शन करता होगा, इसीलिए करके यहाँ पे माइक्रोविलाई आया। तो यदि आपको बोलेगा कि जो पीसीटी का जो लाइनिंग होगा, वो जो लाइनिंग किया जाएगा उसमें सेल कैसा होगा, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होगा। क्लियर हो गया। इसी मतलब क्या हो गया, फिर ऊपर हो गया, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होगा। और दूसरी बात, उस क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल में क्या प्रेजेंट होगा, तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। इस माइक्रोविलाई का काम क्या होगा, तो एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ किडनी है तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब करना, लो अंदर खींच लेना। तो यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आएगा उसको एब्जॉर्ब करना। क्लियर हो गया, यहाँ पे हो गया। तो आपको यदि कोई पूछे कि पीसीटी का लोकेशन कहाँ होगा, तो कॉर्टेक्स में होगा। प्लस यदि आपको पूछे कि पीसीटी जुड़ा हुआ कहां से होगा, तो ऊपर जुड़ा होगा बॉमेंस कैप्सूल से, नीचे जुड़ेगा लूप ऑफ हेनले से। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बोले कि लाइनिंग किसका होगा, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग हो गई विथ ब्रश बॉर्डर। ये जो माइक्रोविलाई है इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो ब्रश बॉर्डर, विथ ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश के तरह का स्ट्रक्चर होगा। आपका जो ब्रश होता है जिससे आप मुंह धोते हैं, तो उसमें देखते हुए इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, तो इसलिए करके इसको आप ब्रश बॉर्डर भी बोलते हो। क्लियर हो गया। तो यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर का मिलने का मतलब ये क्लियर डेमश्योर हो गया कि ये चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे वर्ड लगेगा रीएब्जॉर्ब, लेकिन एब्जॉर्ब ही हो गया, तो रीएब्जॉर्प्शन करेगा, इसलिए करके यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्स। कोई डाउट नहीं है। ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है। कन्वोल्यूटेड का मतलब टेढ़ा है, और प्रॉक्सिमल का मतलब पहले वाला स्ट्रक्चर है, और ट्यूब तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। ये पीछे की तरफ जुड़ेगा लूप ऑफ हेनले से। किससे जुड़ेगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपका जो जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा लूप ऑफ हेनले से। कोई डाउट नहीं है, ये लूप ऑफ हेनले से जुड़ेगा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे पीसीटी के बाद हेडिंग को चेंज कर रहे हैं, तो पीसीटी के बाद अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। ये आपका हो जाएगा लूप ऑफ हेनले।
हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले होगा ये कॉर्टेक्स रीजन में नहीं मिलेगा। कॉर्टेक्स रीजन में कहां मिलेगा? मेडुला रीजन में मिलेगा। क्लियर हो गया? अभी आपको फिर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो यानी लूप ऑफ हेनले जो सिचुएटेड होगा वो आपका लूप ऑफ हेनले को शॉर्ट में एलएच करेंगे हम लोग। लूप ऑफ हेनले सिचुएटेड होगा कहां पे? तो मेडुला रीजन में, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें दो आर्म होगा। लूप ऑफ हेनले में दो आर्म होगा, एक में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग, और एक में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो एसेंडिंग। तो इसलिए करके लूप ऑफ हेनले में दो लिम हो गया। एक लिम को आप बोलोगे डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब नीचे की तरफ जाएगा फिल्ट्रेट, और दूसरे को बोलोगे एसेंडिंग लिम। एसेंडिंग मतलब एसेंड मतलब चढ़ना ऊपर, एसेंडिंग लिम, एसेंडिंग लिम। यहां जो ग्लोमेरुलस है इसी ग्लोमेरुलस से, यहां पे जो ग्लोमेरुलस आपने बनाया इसी ग्लोमेरुलस से जो भी चीजें इधर छन के आएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ब्लड से जो भी चीजें इधर छन करके आएगा ब्लड से उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो यदि ये फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट छन के आएगा तो वो पहले आ जाएगा पीसीटी में। अब पीसीटी के बाद वो किस में जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा या एसेंडिंग लिम्ब में जाएगा? तो डिसेंडिंग में जाएगा, और फिर किस में जाएगा? एसेंडिंग लिम्ब में। तो यहाँ पे आप कहोगे फिल्ट्रेट जो बना तो ये डिसेंडिंग लिम्ब में चला गया। अब डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा और एसेंडिंग लिम्ब जो होगा, इस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वो ठीक होगा। तो ये वाला जो सेक्शन होगा डिसेंडिंग लिम्ब का भी और एसेंडिंग लिम्ब का भी, ये वाला जो सेक्शन होगा ये ठीक हो जाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट होगा, लोअर पार्ट जो होगा, अपर पार्ट दोनों का ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब का भी अपर पार्ट यहाँ पे ठीक हो गया और एसेंडिंग का भी अपर पार्ट क्या हो गया? ठीक हो गया। और लोअर पार्ट जो होगा वो थीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ये भी थीन होगा और लोअर पार्ट ऑफ द एसेंडिंग लिम्ब ये भी थीन होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया कि लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक एसेंडिंग लिम्ब। दोनों का अपर पार्ट क्या है? तो ठीक मतलब मोटा है। क्लियर हो गया? और लोअर पार्ट जो है दोनों का वो क्या है? थीन है। क्लियर हो गया? अब ये बात करते हैं, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, उतना ज्यादा बॉडी में वाटर कंजर्व रहेगा। यूरिन कंसंट्रेशन का बाद में करेंगे क्योंकि आप फाउंडेशन का बच्चा, आपको पता है कि नहीं यूरिन कैसे बनता है, तो वो जो हम पढ़ाने लगे तो उसमें। लेकिन इतना हो गया कि यदि लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा है तो बॉडी से वाटर यूरिन के थ्रू कम निकलेगा। क्लियर हो गया? लूप ऑफ हेनले का साइज यदि बड़ा है, लार्ज है, तो आपका वाटर का कंजर्वेशन ज्यादा होगा, वाटर का कंजर्वेशन बॉडी में ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया केवल कि लूप ऑफ हेनले का यदि साइज लार्जर है तो बॉडी से वाटर का लॉस यूरिन के थ्रू कम होगा, यानी बॉडी में वाटर ज्यादा स्टोर रहेगा। और ये एक तरह का एडेप्टेशन हो गया उस एरिया के लिए जिस एरिया में वाटर की कमी है। तो जिस एरिया में वाटर की कमी होगी उस ऑर्गेनिज्म के किडनी में जो नेफ्रॉन होगा उस नेफ्रॉन में किसका साइज बड़ा होगा? तो लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा होगा। तो इट इज ए टाइप ऑफ द एडेप्टेशन। इधर तो डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में क्या होगा? वाटर की कमी होगी, और डेजर्ट एरिया में यदि वाटर की कमी होगी तो वहां पे ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि हम अपने बॉडी से वाटर का लॉस को कम करें। तो वाटर को लॉस को कम करने का बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि यूरिन के थ्रू कम पास करें। तो यूरिन के थ्रू वाटर को कम निकालना है तो इसलिए कि लूप ऑफ हेनले का साइज क्या कर देना? बड़ा कर देना। क्लियर हो गया? और लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब क्लियर है, डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। फिल्ट्रेट यदि नीचे के तरफ जाएगा तो डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और यदि ऊपर की तरफ आएगा तो एसेंडिंग का आएगा। और दोनों लिम्ब का अपर पार्ट जो होगा वो ठीक होगा और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था लूप ऑफ हेनले। सबको समरी करके हल्का हल्का आपको समझा दे रहे हैं, फिर अभी आएंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। आइए, ये लूप ऑफ हेनले के विषय में बात कर लिया। आइए यहां से बात करते हैं, फिर बात करते हैं डीसीटी का। अब नेफ्रॉन का एक ही पार्ट पर बचा है ट्यूबुलर में, डीसीटी। डीसीटी पीसीटी के तरह ही होगा, कोई फर्क ज्यादा का नहीं पड़ता है।
लोग बात कर रहे हैं तो ये जो डीसीटी हमारा होता है वो डीसीटी पीसीटी की तरह ही होता है। फर्क क्या होता है ध्यान से देखिएगा। डीसीटी है डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, कन्वोल्यूटेड तो उसमें भी है, कन्वोल्यूटेड इसमें भी है। तो ये जो डीसीटी होगा ये किससे लगा होगा, तो इधर से हो गया ये डिसेंडिंग लिम ऑफ द लूप ओपन ले, ये ऊपर गया तो एसेंडिंग लिम, तो एसेंडिंग लिम से लगा हुआ रहेगा डीसीटी। ये हो गया, एसेंडिंग लिम से क्या लगा रहेगा डीसीटी। तो एसेंडिंग लिम से जो डीसीटी लगा होगा, तो ये जो डीसीटी जो होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा, तो इसमें भी जो लाइनिंग होंगी वो आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से होगा। क्लियर हो गया, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होगा विदाउट ब्रश बॉर्डर, यानी माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होगा। यानी इसमें आपका ब्रश बॉर्डर जो होगा, ब्रश बॉर्डर जो होगा, ये ब्रश बॉर्डर अब्सेंट होगा। जैसे पीसीटी में आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल के साथ में ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट था, यानी आपका माइक्रोविलाई प्रेजेंट था, उसी तरीके से डीसीटी में भी जो लाइनिंग होगा वो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल का लाइनिंग होगा, लेकिन ये जो ब्रश बॉर्डर है या यहाँ पे अब्सेंट। क्लियर हो गया, तो यहां भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, डीसीटी में भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। क्यों कम होगा, तो क्योंकि इसके पास में जो डीसीटी है इसके पास में ये ब्रश बॉर्डर नहीं, और यदि ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, ब्रश बॉर्डर नहीं होगा तो डीसीटी एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन तो करेगा लेकिन कम करेगा, और जिसके पास ब्रश बॉर्डर होगा वो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि पीसीटी 70 to 90% या 70% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हो गया, तो 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, तो पीसीटी में हो जाता है। और डीसीटी 70% क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि डीसीटी के पास में माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है, यानी ये जो ब्रश बॉर्डर है वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए करके सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां हुआ, तो पीसीटी में हुआ। क्यों हुआ, तो इसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बाकी कहीं भी इतना रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे रीएब्जॉर्प्शन अभी क्या होता है वो आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहां तक क्लियर हो गया कि ये आपका यदि डीसीटी का बात बोला जाए तो सेम एज पीसीटी दिमाग में रखेंगे कि ये भी लाइनिंग ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल का लाइनिंग है और डीसीटी भी क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल का लाइनिंग है। लेकिन फर्क क्या है, तो ये जो क्यूबाइडल सेल है इसमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो कि 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए करके ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन पीसीटी के तुलना में कम करता है। कोई डाउट नहीं है। और अब जाकर के जो डीसीटी खुलेगा वो कहां खुलेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के खुल जाएगा। कोई डाउट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एक एक करके आपको हमने क्लियर यहां पे कर दिया। आइए अब बात करते हैं नेफ्रॉन का, इसी सपोर्ट। तो यदि आपसे कल को कोई पूछे कि किडनी में दो रीजन है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला, तो कॉर्टेक्स में क्या क्या मिला, तो ग्लोमेरुलस मिला, क्या मिला, बॉमेंस कैप्सूल मिला, और क्या यहाँ पे लिखे थे, तो पीसीटी लिखे थे। और ये जो डीसीटी है ये भी आपका कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा। ये इसका भी यदि कोई लोकेशन आपसे बोला ना कि सेम एज पीसीटी होगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो ये पहले होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो बाद में होगा। इसका जो लाइनिंग होगा क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल विद ब्रश बॉर्डर होगा, इसका जो डीसीटी का लाइनिंग होगा क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर होगा, कोई डाउट नहीं है। और प्लस ये भी मिलेगा कहां पे, ये मिलेगा आपका कॉर्टेक्स रीजन में पीसीटी भी, और डीसीटी भी मिलेगा कहां पे, कॉर्टेक्स रीजन में। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे यदि हम लोग यहां से एक लाइनिंग खींच दे तो इधर मेडुला लिख दे, इन साइड वाले एरिया को मेडुला लिख दे और ऊपर कॉर्टेक्स लिख दे, तो ऊपर वाला जितने भी पार्ट्स हैं सभी कॉर्टेक्स में मिल रहे हैं। यानी कॉर्टेक्स में क्या क्या मिल रहा है, तो कैपिलरी मिल रहा है जिसको ग्लोमेरुलस बोला, बॉमेंस कैप्सूल मिल रहा है, पीसीटी मिल रहा है, और यहाँ पे डीसीटी मिल रहा है। क्लियर हो गया। लेकिन लूप ओपेनले कहां मिल रहा है, तो मेडुला रीजन में मिल रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है, इसको एकदम क्लियर करिएगा। तो इसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि किडनी में दो पार्ट है, एक पार्ट को आप कॉर्टेक्स बोलते हो, दूसरे पार्ट को मेडुला बोलते हो। मेडुला में आपका केवल नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मिला है, तो लूप ओपेनले मिला, और बाकी नेफ्रॉन का जो भी पार्ट है, चाहे वो ग्लोमेरुलस हो, चाहे बॉमेंस कैप्सूल हो, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, ये आपका मिलेगा कॉर्टेक्स रीजन। और कॉर्टेक्स आउटर है और मेडुला इनर रीजन है। कॉर्टेक्स को आप बोलते हो आउटर रीजन और मेडुला को आप बोलते हो इनर रीजन। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग नेफ्रॉन
को कैटेगराइज कर देते हैं कि नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं। नेफ्रॉन को यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो ध्यान से देखिएगा कि नेफ्रॉन जो होगा वो दो टाइप का होगा। ध्यान से एकदम, मैं बोला कि नेफ्रॉन को यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो नेफ्रॉन हम लोग के पास में दो टाइप का होगा। नेफ्रॉन को हम लोग दो टाइप का बोलेंगे। नेफ्रॉन हम लोग का दो टाइप का होगा। एक नेफ्रॉन होगा, ये नेफ्रॉन का जो हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ये लोकेशन के बेसिस पे, क्लियर होगा, किसके बेसिस पे? लोकेशन। तो मैं बोला कि नेफ्रॉन दो टाइप का होगा। एक को आप बोलोगे मेडुलरी नेफ्रॉन, और एक को बोलोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोला कि ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, इसमें लूप ऑफ हेनले, बेसिस लूप ऑफ हेनले लगे। तो मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले मेडुला में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। अभी हम स्ट्रक्चर से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नेफ्रॉन का दो पार्ट हो गया, दो तरह का नेफ्रॉन होगा। एक नेफ्रॉन होगा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा नेफ्रॉन होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यदि परसेंटेज में बात करें तो मेडुलरी नेफ्रॉन जो होगा किडनी में आपका 15 से 20% होगा, यानी 15 to 20% नेफ्रॉन जो होगा वो मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, और ये 80 से 85% हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग परसेंटेज का बात करें तो 80 to 85% आपका होगा। तो आपको यदि कल पूछे कि मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मिलेगा। क्लियर हो गया? हम डायग्राम बना के आपका ये क्लियर कर देते हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। आइए इस डायग्राम को मिटा देते हैं। सोचे थे यूज करने के लिए लेकिन यूज नहीं करते, आपको फ्रेश डायग्राम हम आपको बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले किडनी के दो रीजन को अलग करते हैं, दो रीजन को डिफरेंशिएट करते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में भी रीजन को बड़ा क्लियर सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दो रीजन सेपरेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से इस जगह से हम यहाँ पे एक लाइन किए, ऊपर हम लोग कर देते हैं कॉर्टेक्स और नीचे कर देंगे मेडुला। तो यानी आउटर लेयर जो होगा इधर हम लोग कर देते हैं कॉर्टेक्स। क्लियर? और इधर वाला जो रीजन होगा इस रीजन को हम लोग कर देते हैं मेडुला। मेडुला, ध्यान से देखिएगा, मेडुला। ये किडनी का पार्ट हो गया। यदि आपको किडनी का बोले आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? मेडुला। अब आइए यहां से हम लोग बात करते हैं कि मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा। तो फिर यदि नेफ्रॉन वर्ड आया है तो वही होगा, ग्लोमेरुलस होगा, बॉमेंस कैप्सूल होगा, पीसीटी होगा, लूप ऑफ हेनले होगा और डीसीटी होगा। नेफ्रॉन का यही पार्ट होता है। तो इस पार्ट में क्या होगा कि ये जो बॉमेंस कैप्सूल इस तरीके से बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे एफरेंट आर्टियोल आएगा, और एफरेंट आर्टियोल आकर के यहाँ पे ब्रांचिंग करेगा, और इस ब्रांचिंग के बाद ये कैपिलरी बना करके फिर ये एफरेंट आर्टियोल कैपिलरी बनाएगा, फिर ज्वाइन करके ये एफरेंट आर्टियोल। तो ये हो गया यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल, और इसी बॉमेंस कैप्सूल से यहाँ पे लग जाएगा आपका पीसीटी। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप देखिएगा, खुद बता दीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो आप बनाए, ये जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया, ये स्ट्रक्चर्स में आपको बनाना है मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन बनाना है? मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये जो बॉमेंस कैप्सूल है, ये जो बॉमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, ये मेडुला के नजदीक होना चाहिए, मेडुला के नजदीक। तो ये मेडुला के नजदीक, तो जब आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाने लगेगा तो ये बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को क्या कीजिएगा कि मेडुला से दूर ले जाइएगा। क्लियर हो गया? यानी आप बोल सकते हो किडनी के आउटर सरफेस पे होना चाहिए, आउटर सरफेस मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए। क्लियर हो गया? और ये क्या हो गया, ये जो मेडुलरी आप नेफ्रॉन बना रहे हो, तो ये जो बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इसका लोकेशन मेडुला के नजदीक होना चाहिए, मेडुला के
और इसमें यदि हम लोग ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन यदि हम लोग बनाने लगे तो ये आउटर, ये जो बोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस होगा, ये आउटर कॉर्टेक्स के तरफ होगा, यानी कॉर्टेक्स का आउटर सरफेस पे होगा। कॉर्टेक्स का इनर सरफेस मेडुला की तरफ होगा, और मेडुला से जैसे कॉर्टेक्स दूर जाने लगेगा तो वो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बना है, तो यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा, तो इसका बोमेन्स कैप्सूल ऐसा बना, और उसके बाद इसी में आ गया यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये आपका आ जाएगा ग्लोमेरुलस जो एफरेंट आर्टियोल के ब्रांचिंग से बनेगा, और ये फिर हो जाएगा इधर आकर के इफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट आर्टियोल हो गया, एफरेंट आर्टियोल, ये हो गया इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, जीएम कर दिया इसको। और यहां से इसी बोमेन्स कैप्सूल से आपका क्या होगा कि पीसीटी लगेगा, इस तरीके से पीसीटी यहां पे लगेगा। अब यहां से यदि आप मेजर करो तो ये मेडुला का ये बाउंड्री लाइन, ये ट्रांजिशन जोन है, इधर यदि जाओगे तो कॉर्टेक्स हो जाएगा, इधर यदि आओगे तो मेडुला हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि मेडुला से बोमेन्स कैप्सूल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया, और यहां से मेडुला से यदि ये बोमेन्स कैप्सूल का डिस्टेंस हम लोग मेजर करें तो बहुत नजदीक हो गया, और ये बहुत दूर हो गया। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है आउटर कॉर्टेक्स की तरफ है। कॉर्टेक्स को भी दो पार्ट में बांट दिया, एक आउटर एक इनर। इनर कॉर्टेक्स मेडुला के नजदीक होगा, यदि मेडुला के नजदीक वाला यदि कॉर्टेक्स रीजन है तो आप उसको इनर कॉर्टेक्स बोलिएगा, और मेडुला से यदि दूर वाला यदि कॉर्टेक्स है तो उसको आउटर कॉर्टेक्स बोलिएगा। तो यदि आपको बोले कि बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है वो आउटर कॉर्टेक्स एरिया पे है, यानी मेडुला से ज्यादा दूर पे है, तो कौन सा नेफ्रॉन कहलाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टिकल वर्ड आया है कॉर्टेक्स के लिए। कॉर्टिकल वर्ड किसके लिए आया? कॉर्टेक्स के लिए। तो यदि आपको कोई बोले कि बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो होगा वो आउटर कॉर्टेक्स के तरफ हो, यानी मेडुला से दूर हो, तो नेफ्रॉन कौन सा होगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। और यदि वही बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यदि मेडुला के पास हो, ये मेडुला रीजन यहां से शुरू हो जाएगा, तो मेडुला के यदि पास हो तो वो कौन सा नेफ्रॉन कहलाएगा? तो मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन इसका परसेंटेज क्या होगा? कम होगा, 15 से 20%। तो इसको क्यों मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं? क्योंकि इसमें बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो होता है वो मेडुला के पास होता है, इसलिए कि मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अच्छा, इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि ये मेडुला से दूर होता है और कॉर्टेक्स के आउटर एरिया में होता है, यानी मैक्सिमम ये कॉर्टेक्स एरिया में आपका रहता है, मेडुला के पास नहीं है, कॉर्टेक्स के आउटर एरिया में है, इसलिए कि इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब यहां पे ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी। अंतर करते जाइएगा दोनों में क्या अंतर है, मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या अंतर है। तो मेडुलरी नेफ्रॉन का परसेंटेज हो गया 15 से 20%, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज हो गया 80 to 85%। कोई डाउट नहीं है। मेडुलरी नेफ्रॉन में जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होगा वो मेडुला के नजदीक होगा, इसलिए करके इसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस ये मेडुला से दूर होगा और कॉर्टेक्स के आउटर सरफेस पे होगा, कॉर्टेक्स के आउटर सरफेस पे होगा, इसलिए करके कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं। अब ये जो पीसीटी है इससे लगेगा लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग एक एसेंडिंग। तो पीसीटी से जो लगेगा लिम्ब वो डिसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा, और फिर ऐसे करके आपका हो जाएगा एसेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा और फिर ये एसेंडिंग लिम्ब। तो पीसीटी से आपका लग गया, डायरेक्ट लग गया, अटैच हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। ये लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले ही बोल दिए, टोटल को हमने बोल दिया लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले हो गया आपका, एलएच कर दिया। तो लूप ऑफ हेनले का ये कौन सा लिम्ब हो गया? डिसेंडिंग लिम्ब। और ये कौन सा लिम्ब हो गया? एसेंडिंग लिम्ब। अब ये लूप ऑफ हेनले जो होगा ऑलवेज, चाहे वो मेडुलरी नेफ्रॉन हो चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो, ये ऑलवेज लोकेटेड कहां होगा? तो आपका मेडुला रीजन पे होगा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? अब ये लूप ऑफ हेनले का बात कर रहे हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले का यदि हम लोग बात करें तो थोड़ा और अच्छे से करते हैं इसको। ये लूप ऑफ हेनले का यदि हम लोग बात करें तो ये लूप ऑफ हेनले का ये कौन सा लिम्ब है? डिसेंडिंग या एसेंडिंग? तो डिसेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा वो डायरेक्ट किससे अटैच है? तो पीसीटी से अटैच है, और ये मेडुला में डीपर रीजन तक चला जाएगा। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डीपर रीजन तक चला जाएगा।
ये डीप तक चला जाएगा और ये मेडुला में अंदर तक जाएगा और प्लस इसका जो लेंथ होगा लूप ऑफ हेनले का ये बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भी ये जो पीसीटी आपका है ये पीसीटी अटैच होगा किससे, तो लूप ऑफ हेनले से, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले का जो साइज होगा तो सबसे पहले लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा होगा और नियर टू कॉर्टेक्स होगा। यदि ये लूप ऑफ हेनले तो ये मेडुला में सिचुएटेड है लेकिन किसके नजदीक है, कॉर्टेक्स के नजदीक, और यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले क्या हो गया, मेडुला के डीपर रीजन तक चला गया, यानी बोल सकते हो कि कॉर्टेक्स से दूर चला गया, इसलिए करके इसको कौन सा नेफ्रॉन बोला, मेडुलरी नेफ्रॉन बोला। कौन सा नेफ्रॉन बोला, मेडुलरी नेफ्रॉन बोला। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का साइज क्या है, छोटा है, और दूसरी बात ये हो गया कि ये कॉर्टेक्स के क्या है, नजदीक है, और ये कॉर्टेक्स से लूप ऑफ हेनले का है, दूर है, इसलिए करके कॉर्टेक्स से दूर है और मेडुला में ही सिचुएटेड है, डीपर रीजन तक सिचुएटेड है, इसलिए करके इसको कौन सा नेफ्रॉन बोले, तो मेडुलरी नेफ्रॉन बोलिए, और इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोले। अब इसी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा हो गया, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब लूप ऑफ हेनले का साइज यदि छोटा है तो ये वाटर को कंजर्व करने का काम नहीं करेगा, करेगा भी तो कम करेगा। तो यदि आपको बोले मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कौन वाटर को बॉडी में कंजर्व करके रखता है, तो कौन रखता है, तो मेडुलरी नेफ्रॉन। बोलेगा रीजन क्या है, तो जो लूप ऑफ हेनले है उसका साइज क्या है, तो साइज बड़ा है, और साइज यदि बड़ा होगा तो वाटर को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रखेगा, यूरिन से कम पास करेगा। एकदम क्लियर करिएगा, लूप ऑफ हेनले का साइज यदि बड़ा होगा तो वो वाटर को बॉडी में ज्यादा रखेगा और यूरिन से कम पास करेगा। फिर बोल रहा हूं, यदि लूप ऑफ हेनले का साइज नेफ्रॉन का बड़ा होगा तो वाटर को बॉडी में ज्यादा रखेगा और यूरिन से कम पास करेगा। क्लियर हो गया। तो लूप ऑफ हेनले का काम ही है कि वाटर को बॉडी में ज्यादा रखना और यूरिन के थ्रू कम पास करवाना। क्लियर हो गया। यहां पे हो गया कि यदि लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा है तो ये वाटर को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रखवा देगा और यूरिन से कम पास करेगा। तो यूरिन का क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और यहाँ पे बॉडी में वाटर ज्यादा रहेगा। तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, ये डाइल्यूटेड होगा, ये बात की बात करेंगे आपको। यदि आप सिंपल, अब यहां से क्या होगा, ये लूप ऑफ हेनले तो इससे डीसीटी लगेगा। तो डीसीटी किस एरिया में मिलेगा, कॉर्टेक्स वाला एरिया में मिलेगा। तो डीसीटी यहाँ पे आपका लगेगा तो ये कॉर्टेक्स वाले एरिया में आ जाएगा, ये कॉर्टेक्स एरिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है कि मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या अंतर है। एक मेन अंतर अभी यहाँ पे नहीं डाला गया है, जो मैं थोड़े देर के बाद डालूंगा ताकि पिक्चर जो है अभी आपका क्लियर रहे। उसके बाद देन आफ्टर आपको अंतर, एक और अंतर बताऊंगा तो उस जगह पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपने मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अंतर हुआ कि सबसे पहला कि ये इसका जो परसेंटेज होगा कम होगा, 15 से 20% होगा, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80 से 85% होगा, 80 to 85% होगा। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पिक्चर इस साइड है और मेडुलरी नेफ्रॉन का पिक्चर ये वाला है। अब इस पिक्चर में यदि हम लोग देखते हैं, दोनों पिक्चर को यदि एनालाइज करते हैं, तो ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल मेडुला के पास है, मेडुला के पास है, और लूप ऑफ हेनले मेडुला में डीपर रीजन तक गया हुआ, यानी मेडुला का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। यानी बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस भी मेडुला के पास है और लूप ऑफ हेनले मेडुला में अंदर डीपर रीजन तक गया है, तो बार बार मेडुला वर्ड आ रहा है, इसी लेकर के इसको आपने क्या बोल दिया कि ये मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। रीजन 2 डाल दिया कि बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मेडुला के पास है और लूप ऑफ हेनले मेडुला में डीपर रीजन तक गया हुआ है। इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैसे बोल दिया, तो आपने बोला कि बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मेडुला से दूर है, यानी कॉर्टेक्स में ज्यादा एरिया तक है, आउटर सरफेस की तरफ है, तो आउटर सरफेस की तरफ यानी कॉर्टेक्स में ज्यादा एरिया तक ये फैला हुआ है, इसलिए करके आपने इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला। दूसरी बात, जो लूप ऑफ हेनले है वो कॉर्टेक्स के नजदीक है, यहां से कॉर्टेक्स, इधर वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स है, उधर लिख रखा हूं मैं, और इधर आपका मेडुला है, तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये कॉर्टेक्स के नजदीक है, इसी लेकर के इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल दिया आपने। क्लियर हो गया। दूसरी बात, यदि मेडुलरी नेफ्रॉन का बात बोला जाएगा तो लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा है तो ये वाटर को कंजर्व ज्यादा करेगा।
लूप ऑफ हेनले का काम है वाटर कंजर्व करना, लेकिन लूप ऑफ हेनले का साइज, यानी लूप ऑफ हेनले का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, यदि लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा होगा तो वाटर कंजर्वेशन ज्यादा होगा, यानी बॉडी ज्यादा ज्यादा वाटर को रखेगा। तो आप मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में किसका लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा है? तो मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा है, और मेडुलरी नेफ्रॉन का यदि लूप ऑफ हेनले का साइज यदि बड़ा है तो इसका मतलब ये वाटर को क्या करेगा? ज्यादा कंजर्व करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि लूप ऑफ हेनले साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पर क्लियर लिख देता हूं, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब वाटर को बॉडी में रखना। वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, यानी वाटर को बॉडी से लॉस नहीं होने देना। यदि आपका लूप ऑफ हेनले का साइज यदि बड़ा है तो वाटर कंजर्वेशन ज्यादा होगा, बॉडी से वाटर की लॉस यूरिन के थ्रू कम होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में डिफरेंशिएट कर दिया गया आपका। क्लियर हो गया? और एक सबसे मेजर डिफरेंशिएशन जो है, एक जो सबसे मेजर डिफरेंशिएशन है, उस डिफरेंशिएशन को मैं यहां पे लेकर के आता हूं। क्लियर हो गया? तो यदि आपको बोलेगा कि यूरिन बनाना, यूरिन बनाना यानी यूरिन का फॉर्मेशन करना किसका काम है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम। क्लियर हो गया? मेनली क्योंकि ये परसेंटेज में भी ज्यादा है और लूप ऑफ हेनले का साइज भी छोटा है, इसलिए करके ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन से पास हो जाएगा। इसलिए कि यूरिन फॉर्मेशन मेन काम किसका है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम। लेकिन बोलेगा वाटर को कंजर्व करना किसका काम है? तो आप बोलोगे किसका? तो मेडुलरी नेफ्रॉन का काम। यानी वाटर को कंजर्व करना मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है और यूरिन फॉर्मेशन करना कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम। यूरिन ये भी बनाएगा, लेकिन इस यूरिन का अमाउंट कम होगा, और ये जो यूरिन बनाएगा उसमें यूरिन का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि वाटर उसमें ज्यादा रहेगा। ये ज्यादा बना रहा है इसलिए कि इसको बोल दिया कि ये यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? तो यूरिन को कंसंट्रेट यानी उसमें वाटर कम डालेगा और बॉडी में वाटर को ज्यादा रखेगा। कोई डाउट इसमें नहीं है? तो इस लेकर के आप बोलते हो कि मेडुलरी नेफ्रॉन वाटर को कंजर्व करने का काम करता है और यूरिन फॉर्मेशन का काम किसका है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या करता है? तो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। यदि कोई पूछे कि यूरिन फॉर्मेशन का काम कौन करता है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया? तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो फंक्शन किसका है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। और वाटर कंजर्व करना, बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रखना, वो किसका काम है? तो ये वाटर स्टोरिंग काम करता है कौन? वाटर स्टोरिंग का काम करता है कौन? तो मेडुलरी नेफ्रॉन। तो मेडुलरी नेफ्रॉन वाटर स्टोरिंग करेगा और यूरिन फॉर्मेशन करेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कोई डाउट नहीं है? ये आपके मेजर डिफरेंस थे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आएगा वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएगा जेजीए एपरेटस। क्लियर हो गया? तो ये पिक्चर आप पहले आप स्क्रीनशॉट जो बोलते हैं, मैं ये पिक्चर को यहाँ पे छोड़ दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके नोट्स पे भी ये होगा। और यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपका डीसीटी इधर भी लग जाएगा, लूप ऑफ हेनले में ये डीसीटी यहाँ भी लग जाएगा आपका, ये डीसीटी हो गया आपका। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं करो बच्चे, पॉज करके मैं फिर बताया, आज मैं आपको पढ़ने का तरीका दिया कि किस तरीके से आप पढ़ोगे। तो उसमें क्या है कि इसको पॉज करके खुद से ड्रॉ कीजिए। अभी जो आप नोट्स बनाइएगा इस वीडियो से, ये शॉर्टेस्ट नोट्स बनेगा, और लेकिन ये इफेक्टिव नोट्स बनेगा और क्वेश्चन इससे ज्यादा बनेगा आपसे। इसको स्क्रीनशॉट करके क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करने से बढ़िया कि आप अपने से पेन ले लीजिए, पॉज करके इस डायग्राम को बनाइए और बोल बोल के बनाइए। बोलने से भी बताया था कि 25% आपका वो काम करेगा, तो बोल के बनाइए कि ये ग्लोमेरुलस है, ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम है, ये असेंडिंग लिम है, ये ऊपर जा रहा है पिल्केटिस में, और ये डीसीटी आपका है। तो इस तरीके से बोल बोल करके यदि आप बनाइएगा तो आपका 100% हो जाएगा, और स्क्रीनशॉट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और डायग्राम यदि आप ड्रॉ कर लेते तो वो ज्यादा इफेक्टिव। क्लियर हो गया यहाँ पे? आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक और अंतर होगा, तो इसके मेडुलरी नेफ्रॉन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्लियर? चीजें वही करेंगे, थोड़ा सा इसमें अंतर कर देते हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमको एक एपरेटस बनाना है, जेजी एपरेटस इसी जगह पे पुट करना है, इसीलिए करके हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका डीसीटी है और इधर हमारा है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, तो चलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं। बाउमेंस कैप्सूल को
मेडुला के नजदीक बनाना है तो बॉमेंस कैप्सूल को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये आपका बॉमेंस कैप्सूल बन रहा है और इसी में हम लोग लगा देंगे क्या, तो पीसीटी। ये लग गया पीसीटी। कोई डाउट है? कुछ नहीं किया बच्चा, बस वो सीधा था ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया क्योंकि एक स्ट्रक्चर मेरे को बनाना। तो वो ये दोनों का कंपेरिजन करना, तो इसको भी सीधा रखा था उस समय और इसको भी सीधा रखा था। अब आइए, अब यहाँ पे क्या होगा क्लियर करिएगा। ये आपका बना बॉमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पे इधर आएगा एफरेंट आर्टियोल। ध्यान से देखिएगा, एफरेंट आर्टियोल। तो ये एफरेंट आर्टियोल, ये परसेंटेज यहाँ से हटा रहे बच्चे, ये पहले भी आपका लिखा हुआ है। तो एफरेंट आर्टियोल यहाँ पे आया और एफरेंट आर्टियोल जो आया तो एफरेंट आर्टियोल यहाँ पे ब्रांचिंग कर जाएगा। तो ब्रांचिंग करके ये क्या बना देगा, ग्लोमेरुलस। और फिर ये यहां से निकलेगा क्या, तो इफरेंट आर्टियोल। इन डाउट्स? तो ये आपका हो गया एफरेंट आर्टियोल, ये आपका हो गया एफरेंट आर्टियोल। और इधर आपका हो गया इफरेंट आर्टियोल, ये हो गया इफरेंट आर्टियोल। क्लियर हो गया। और ये जो एफरेंट आर्टियोल है, ये जो ब्रांचिंग यहाँ पे किया, यहाँ पे जो ब्रांचिंग हुई, इस ब्रांचिंग का नाम है ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर देखिए ज्यादा बनाया, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम बनाया। हमेशा ये ध्यान रखना ड्रॉ करने के समय कि इसका डायमीटर ज्यादा रखना, इसका डायमीटर कम रखना। क्लियर? अब ये एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी आमने सामने आ जाता है। क्लियर हो गया। और आमने सामने आने के बाद यहां पे क्या करता है कि एक एपरेटस एपरेटस का मतलब होता है क्या, तो इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो वो एपरेटस क्या होता है, वो एपरेटस होता है जेजी एपरेटस। यहां से हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन को भी हटा दें, यहां से ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन टर्म जो है इसको हटा दिया यहां से। चलिए अब यहां पे क्लियर करते हैं। तो ये मेडुलरी नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी आमने सामने आ जाता है और आमने सामने आकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जेजीए एपरेटस, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। लेकिन ये किसके आने से, किसके नजदीक आने से बना है, तो एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी। और किसमें बना है, मेडुलरी नेफ्रॉन में बना है। ये कभी भी ये एपरेटस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं बनेगा। ये जो आपने बनाया है, ये जो नेफ्रॉन इधर आपका है, ये नेफ्रॉन का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कभी भी जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजीए एपरेटस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस हो गया। आपसे यदि कोई पूछे कि जेजीए एपरेटस किस में मिलेगा, तो मेडुलरी नेफ्रॉन में मिलेगा। अच्छा, लूप ओपन का साइज बड़ा किस में होगा, तो मेडुलरी नेफ्रॉन में होगा। छोटा लूप ओपन का साइज किस में होगा, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होगा। क्लियर हो गया। तो यदि आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बनाना है तो एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी को नजदीक लाना पड़ेगा और फिर इसके सेल में मॉडिफिकेशन होगा। क्लियर हो गया। अब यहां से सुनिएगा, ये जो डीसीटी है, क्लियर हो गया, तो डीसीटी का सेल मॉडिफाइड होगा। डीसीटी का सेल यहां पे मॉडिफाइड होगा और मॉडिफाइड होकर के क्या बना देगा, तो मेकुला डेंसा। क्या बना देगा, मेकुला डेंसा। ये जो मॉडिफाइड होगा तो इसका नाम हो जाएगा मेकुला डेंसा। अब ये जो डेंसा है तो ये डी है, तो याद कर लेना डीसीटी पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। यदि कोई पूछे कि जेजीए एपरेटस बनाना है तो अभी ये एफरेंट आर्टियोल और ये जो आपका डीसीटी है ये आपस में नजदीक आया, ये आपस में नजदीक आया है। तो आपस में यदि ये आया है, आमने सामने आया है, तो इस दोनों के सेल में मॉडिफिकेशन होगा। तो मॉडिफिकेशन होगा तो मेकुला डेंसा जो सेल बनेगा वो सेल किसके मॉडिफिकेशन, किसके मॉडिफिकेशन से बनेगा, तो डीसीटी का। तो डेंसा से पकड़ लेना डीसीटी। क्लियर हो गया। और बीच में जो होगा वो आपका लेसिस सेल होगा। कौन सा सेल होगा, लेसिस सेल। किसके बीच में, तो डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल के बीच में जो सेल होगा उस सेल का नाम होगा लेसिस सेल।
लेसिस सेल। कोई डाउट किसी को? अब यहां पे क्या होगा, ये जो एफरेंट आर्टियोल है इसमें मॉडिफिकेशन होगा, तो इसमें मॉडिफिकेशन होने से आपका जो सेल बनेगा वो जेजी सेल बनेगा, जस्टाग्लोमेरुलस सेल। ये चूंकि एफरेंट आर्टियोल ही है जो ग्लोमेरुलस बनाएगा, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए करके इसका जो सेल होगा ये मॉडिफाइड होकर के, एफरेंट आर्टियोल का सेल मॉडिफाइड होकर के आपका बनाएगा जेजी सेल। जेजी सेल यानी जस्टाग्लोमेरुलस सेल। और ये तीनों मॉडिफाइड सेल को यदि आप मिला दोगे तो मिलाने के बाद एपरेटस का नाम होगा जेजी एपरेटस। कौन सा एपरेटस? जी। तो जेजी एपरेटस कैसे बना है? तो ये जो एफरेंट आर्टियोल है जो कि आगे ब्रांच होकर के ग्लोमेरुलस बनाएगा, तो इसके सेल मॉडिफाइड होकर के जेजी सेल बना दिया, तो जस्टाग्लोमेरुलस सेल। और एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी के बीच में एक सेल आया जिसका नाम है लेसिस सेल। क्लियर हो गया? और डीसीटी का जो सेल था वो मॉडिफाइड होकर के बना दिया मैकुला डेंसा, और ये तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, जो केवल और केवल किसमें मिलेगा? तो मेडुलरी नेफ्रॉन में मिलेगा। कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर हो गया। अब यहां पे आइएगा, तो ये भी अंतर है। तो यदि आपको बोले कि जेजीए एपरेटस किसमें मिलेगा, तो मेडुलरी नेफ्रॉन में मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा? तो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं मिलेगा। कोई डाउट नहीं है? अब इसको हम थोड़ा सा साफ करके बनाते हैं। ये तो अंतर हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा साफ करके हम आपको बना के यहाँ पे दिखा देते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए, सबसे पहली बात हमको अब जेजी एपरेटस पे फोकस करना है, क्योंकि मेडुलरी नेफ्रॉन आपको क्लियर कर दिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्लियर कर दिया, तो उसमें तो कहीं आपको दिक्कत है नहीं। तो जब उसमें दिक्कत आपको नहीं है, तो इसका मतलब हम अब आपको क्लियर करना चाहते हैं जेजी एपरेटस। चलिए, इधर तो हम नहीं मिटा रहे ताकि ये नेफ्रॉन आपका क्लियर दिखता रहे। अब हमको जेजी एपरेटस बनाना है, तो किस नेफ्रॉन में बनाना है? मेडुलरी में कि कॉर्टिकल में? मेडुलरी में। तो मेडुलरी में जब बनाना था, तो आप देखे होइएगा कि ये जो बॉमेंस कैप्सूल था, यहाँ पे बड़ा करके हम थोड़ा सा बनाते हैं, ये जो बॉमेंस कैप्सूल मेरा था, ये बॉमेंस कैप्सूल इस तरीके से था, और ये बॉमेंस कैप्सूल में इधर आपका पीसीटी लगा हुआ होगा। चलिए, पीसीटी लगा हुआ होगा। अब इधर से आया था मेरा एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये जब ब्रांचिंग करेगा तो ये बना देगा ग्लोमेरुलस। ये क्या बनाएगा? ग्लोमेरुलस। और ये जो ब्लड को दूर लेके जाएगा किडनी से, ये हो जाएगा इफरेंट आर्टियोल। क्लियर हो गया? आप किडनी भी बोल सकते हो, नेफ्रॉन भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है। क्लियर हो गया? ये हो गया इफरेंट आर्टियोल, इसका नाम हो गया इफरेंट आर्टियोल, और इसका नाम हो गया एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल। अब एकदम क्लियर करिएगा, आर्टियोल, कोई डाउट नहीं। अब ये एफरेंट आर्टियोल यहां पे जो आपने बनाया था ये पीसीटी, तो इसमें आपका लूप ओपन लेता। अब लूप ओपन ले से फिर आपका लगेगा डीसीटी। क्या लगेगा आपका? डीसीटी। ये आपका हो गया डीसीटी, ये आपका हो गया डीसीटी। क्लियर हो गया? इधर से लूप फैलने के नीचे, यानी यहां से यदि आप लूप फैलने लोगे तो ये हो जाएगा मेडुला, और ऊपर क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। अब ये डीसीटी और ये आपका एफरेंट आर्टियोल आमने सामने नजदीक आ गया। तो आमने सामने जब नजदीक आया, तो एफरेंट आर्टियोल का जो सेल है वो मॉडिफाइड हो जाएगा और वो बनाएगा जेजी सेल। कौन सा सेल बनाएगा? तो जेजी सेल। तो जक्स्टा, पूरा लिखता हूं मैं, जस्टाग्लोमेरुलस सेल। कोई डाउट नहीं है? और ये जस्टाग्लोमेरुलस सेल बना, क्लियर करिएगा, जस्टाग्लोमेरुलस सेल बना। अब यहां से क्या होगा? क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को एकदम। अब इस जगह से जो डीसीटी का सेल है, ये जो डीसीटी का सेल है, ये भी मॉडिफाइड होगा। ये भी क्या होगा? और ये जब मॉडिफाइड होगा तो इसका नाम हो जाएगा मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। मैं बोला ये जो डेंसा डी से शुरू है, तो इसको डीसीटी पकड़ लेना। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि एफरेंट आर्टियोल का सेल मॉडिफाइड होकर के जस्टाग्लोमेरुलस सेल बना दिया, और डीसीटी का सेल मॉडिफाइड होकर के बना दिया मैकुला डेंसा। कोई डाउट नहीं है? और बीच में आपका होगा लेसिस सेल। ये कौन सा सेल है? लेसिस सेल।
कोई डाउट है? तो ये जो लेसिस सेल होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होगा और मैकुला डेंसा होगा, तो ये तीनों को मिला करके हम लोग जेजी एपरेटस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर से नाम को मिटा देते हैं और आपसे फिर पूछेंगे कि क्या क्या नाम मैंने लिखा था, उस नाम को बोलिएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा दिया ये पूरा। इसके बाद मेरे को बताइएगा, मैं बोला ये जो एफरेंट एट्रियोल है, ये जो मॉडिफाइड सेल है, इस मॉडिफाइड सेल का क्या नाम है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये ना नाम है। तो इसका नाम हो गया आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? लेसिस सेल। इस सेल का नाम हो गया लेसिस सेल। और ये जो डीसीटी से जो मॉडिफाइड हुआ है, ये जो डीसीटी से ये जो मॉडिफाइड सेल है, इसका नाम क्या है? तो मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, तो इसका नाम हो गया मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। अच्छा, इसको कैसे याद करना है कि ये डीसीटी से ही होगा? तो डेंसा में क्या है? डी आया हुआ है, तो डी से क्या पकड़ा हुआ है? डीसीटी। और एफरेंट एट्रियोल का मॉडिफिकेशन यदि तुमको बोले तो एफरेंट एट्रियोल ब्रांच होकर के तो ग्लोमेरुलस बनेगा। तो इसलिए कि यहाँ पे सेल का नाम हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। अब बीच में लटका हुआ है, तो लटका हुआ है तो लेसिस सेल, कोई डाउट नहीं है। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो मॉडिफाइड हुआ है, इस तीनों को मिला के जेजीए एपरेटस, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो आपको यदि दिख रहा होगा ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस यदि आप बोलोगे तो इसमें तीन चीजें आ जाएगा। एक आएगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, लेसिस सेल और मैकुला डेंसा, जो कि मिलेगा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोई दिक्कत?